मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश वाले ओम जी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है ना, वो टीचर्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उन सब के लिए, टीजीटी पीजीटी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, सर हम जो है लिटरेचर पार्ट की तैयारी कैसे करें। हमारे सिलेबस में बहुत सारे पोएम्स है, ड्रामा है, नॉवेल्स है, एसेज है, तो सर उसकी तैयारी कैसे करें। तो उनको गाइड करने के लिए आज का जो है ये क्लास मैं लेके आया हूँ। तो आप सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आप जरूर से इसको ध्यान लगा के देखें, है ना। तो सबसे पहले देखना, जैसे ही आप पोएम की तैयारी करते हो, है ना, तो पोएम्स की तैयारी में क्या ध्यान रखना है। खासकर ये मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी ना, जब मैं सेलेक्ट हुआ एज ए सेकंड ग्रेड, जब एज ए फर्स्ट ग्रेड मैं सेलेक्ट हुआ राजस्थान गवर्नमेंट में पीजीटी के रूप में, पीजीटी इंग्लिश में, तो मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी मैं कोई पोएम सिलेबस में थी, जो जो भी पोएम थी, उनको सबसे पहले उसका ओरिजिनल कंटेंट पढ़ा पूरा, है ना। ओरिजिनल वर्जन को पूरा पढ़ना है, ओरिजिनल टेक्स्ट को पूरा पढ़ना है। ध्यान रखना, वर्ड्स बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो आपने सुने भी नहीं हो, है ना। मिडाइवल इंग्लिश के वर्ड्स हो सकते हैं थोड़े डिफिकल्ट हो, लेकिन कोई बात नहीं, उनको गूगल करना, मीनिंग निकालना, डिक्शनरी से मीनिंग निकालना, बट रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट। कई बार पढ़ना, 2-3 बार आप पढ़ोगे, समझ में आ जाती है। इतना नहीं है कि समझ में नहीं आएगी। आपने एमए इंग्लिश कर रखा है, तो इतना बीए इंग्लिश कर रखा है, तो आप आएगा इतना तो। फिर उस पोएम का थीम जरूर से समझना है अपने को, ये पोएम किस थीम पर बेस्ड है ना। उसका थीम पक्का समझ में आना चाहिए, किस थीम पर आधारित है। नेचुरल ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रही है, लव रोमांस को डिस्क्राइब कर रही है, सोशल थीम पर बेस्ड है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को शो कर रही है क्या चीज, है ना, कोई सुपरस्टिशन को शो कर रही है। तो थीम अच्छे से आप उसका समझ लो। दूसरा, ये पोएम किस टाइप की है ना, पोएट्री के कई टाइप की होती है ना, तो आप उसका टाइप समझो, है ना, कि किस टाइप की पोएम है। ये सोनेट है, एलजी है ना, या कोई और चीज है, कौन से टाइप की ये पोएम है। और उसका स्ट्रक्चर, पोएम का स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझो। स्ट्रक्चर में क्या आएगा, स्ट्रक्चर में आएगा फ्रेंड्स कि उसकी वो राइम्ड है कि नहीं है, उसकी राइम स्कीम क्या है, उसके कितने स्टेंजाज है ना? कितने स्टेंजाज में वो डिवाइडेड है पोएम। स्टेंजाज, एक स्टेंजा है, दो स्टेंजा है, कितने लाइन का एक स्टेंजा है, ये सारा स्ट्रक्चर आपको उसका समझना है अच्छे से, किस टाइप का स्ट्रक्चर उसने, पोएट ने यूज किया। अच्छा, फिर आपको मीनिंग वगैरह सब समझ में आ गया, पोएम आपने पढ़ ली, उसका स्ट्रक्चर समझ लिया, राइम्ड है कि नहीं है, राइम स्कीम है, अगर राइम है तो कौन सी राइम स्कीम यूज की है, या अनराइम्ड है पोएम। तो उसके बाद अब देखना है कि इसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से यूज हुए हैं। समझ में रही, अलिटरेशन हो सकता है, मेटाफर हो सकता है, पन हो सकता है, एजनेंस हो सकता है, कौन कौन से हैं, वो सारा आपको देखना है। लिटरेरी टर्म्स कौन कौन से यूज हुए हैं, लिटरेरी टर्म्स जो जो उसमें यूज हुए हैं वो आप अच्छे से समझ लो। उसके एग्जांपल्स कौन सा है, उस लाइन में कौन सी लाइन है जो जैसे मान लो एक लाइन दे दी, इस लाइन में कौन सा लिटरेरी टर्म यूज हुआ है, या ये वाला लिटरेरी टर्म कौन सी लाइन में यूज हुआ है, 4 लाइन एग्जाम्पल में ऑप्शंस में दे दी। आपको अच्छे से दोनों तरीके से पूरा समझ लो, वो पक्का समझ लेना है। ओके, अच्छा, फिर उसका पोएट कौन है, हर पोएम से रिलेटेड ध्यान रखना, पोएट कौन है, उस पोएट का पीरियड कौन सा है, किस पीरियड से रिलेटेड वो पोएट है ना, रोमांटिक पीरियड का है या किस पीरियड का है, एंशियंट इंग्लिश टाइम का है, मॉडर्न टाइम का है, किस टाइप का वो, उसके टाइम के और कौन कौन से पोएट्स थे, वो सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। अच्छा, फिर उस पोएम का शॉर्ट नोट्स बनाओ, उस पोएम के बारे में हर स्टेंजा का मीनिंग, एक एक लाइन का मीनिंग लिखते हुए नोट्स बनाओ आप, अपने खुद के नोट्स, कि इसका मतलब ये होता है, ये मतलब होता है, मतलब पूरा जो जो इसमें यूज हुए हैं, एक नजर एक पेज में आ जाए ऐसे बना दो, जिससे कि एक नजर पड़े और वो पूरी पोएम आपके दिमाग में एक मैप बन जाए, माइंड मैप आपका तैयार हो जाए, एक है ना, जिसको फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं ना, वो फोटो छप जाए जिस पेपर पे वो बना हुआ है ना आपके नोट्स, वो फोटो एज इट इज छप जाए दिमाग में। ऐसे नोट्स बनाओ अच्छे से। उसके बाद मैं कह रहा हूं, तो उस पोएम से रिलेटेड एमसीक्यूज और पीवाईज क्यूज सॉल्व करो। पहले कभी मत करना एमसीक्यूज, पीवाई क्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर
इस जो पहले जो फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के रीट के एग्जाम हो रखे हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबसे लास्ट में सॉल्व करो। अब उसमें जो गलतियां हुई है तो वो क्यों हुई है उस गलती को सर्कल करो, फिर वापस जाके समझो। गॉट इट? ये तरीका था पोएम को तैयार करने का। समझ में आया आपके? अब नेक्स्ट लेते हैं कि जब आप ड्रामा या नोवेल आपके जो सिलेबस में है उसमें क्या क्या चीज पढ़ना है। जो भी सिलेबस में, मैं एक टॉपिक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके सिलेबस में जो भी ड्रामा है, जो भी नॉवेल्स हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैंने कैसे की, जिससे कि कभी कोई भी एग्जाम मुझे सेकंड टाइम नहीं देना पड़ा। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सीनियर टीचर एग्जाम इंग्लिश 2011 वाला 12 की पोस्टिंग थी, तो वो क्रैक किया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम मैंने क्रैक किया। तो वो कैसे किया, क्या स्ट्रेटजी थी, उसको देखते हैं। तो ध्यान रखना, जो ड्रामा है मैं बता रहा हूं उसका ओरिजिनल टेक्स्ट तो पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ने से पहले एक बार उसकी डिटेल्ड समरी पढ़ लो, सबसे बढ़िया रहेगा। डिटेल्ड समरी पहले पढ़ लो, उसके बाद उसका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ो। डिटेल्ड समरी मैं कह रहा हूं हो सके तो इंग्लिश में ही पढ़ना, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एमए इंग्लिश इन हिंदी मीडियम होते हैं, जस्ट किडिंग, है ना, तो वो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट पक्का पढ़ना उसके बाद, है ना, पूरा ओरिजिनल टेक्स्ट उसका पढ़ना। एक बार समरी, फुल डिटेल्ड समरी, उसके बाद ओरिजिनल टेक्स्ट। अच्छा, शेक्सपियर के जो ड्रामा है या उसके टाइम के या उससे पहले के, उसका ओरिजिनल टेक्स्ट हो सकता है आपको समझने में मुश्किल लगे, तो उसका पैराफ्रेज आता है, मतलब वो का वो ड्रामा थोड़ी सी इजियर इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाता है। मॉडर्न इंग्लिश के वर्ड, उन वर्ड्स की बजाय जो मिडाइवल इंग्लिश के वर्ड थे, वो उसकी बजाय मॉडर्न इंग्लिश के वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे उसमें ऐसा लिखा हो सकता है, दाई आर्ट माई हार्ट, है ना, तुम तो मेरा दिल हो। तो दाई आपको पता है मिडाइवल इंग्लिश में योर के लिए यूज करते थे, आर्ट यानी आर, यू आर, है ना, दो आर्ट, सॉरी, है ना, दो आर्ट माई हार्ट, तो यू आर माई हार्ट, दाई यानी योर। सो दो आर्ट माई हार्ट यानी यू आर माई हार्ट। तो ये वाली चीज आपके समझ में नहीं आए तो इसका पैराफ्रेज मिलता है, गाइड जो आती है ना मार्केट में, उसमें वही ड्रामा सिंपल इंग्लिश में, इजियर इंग्लिश में लिखा मिलता है। अगर नहीं मिले तो फिर आप वेबसाइट्स पे उसका पैराफ्रेज वर्जन मिल जाता है, एक स्पार्क नोट्स करके वेबसाइट है, उस पे ड्रामा मिल जाएंगे आपको जो इजी इंग्लिश में लिखे हुए होंगे। ठीक है। अच्छा, उस ड्रामा की स्टोरी लाइन आपको याद रखनी है। आप क्या करना, स्टोरी लाइन याद करने के लिए पूरे ड्रामा को, जैसे मान लो ये ड्रामा है कोई भी हो, चाहे मैकबेथ हो या कोई भी हो, उस ड्रामा का नाम लिखो। अब उसमें देखो कितने एक्ट है, एक्ट वन, एक्ट टू, एक्ट थ्री, ठीक है। अच्छा, इस एक्ट में मैन कहां से कहां तक की स्टोरी है, फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, मतलब इस घटना से इस घटना तक। उसमें सीन वाइज लिखो थोड़ा सा। सीन वन में क्या है, एक्ट के अंदर सीन है, सीन वन, सीन टू, सीन वन के अंदर क्या है, ये वाला इंसिडेंट है, ये वाला इंसिडेंट, सीन टू में ये इंसिडेंट है। तो ऐसे एक स्टोरी लाइन आप लर्न कर लो शॉर्ट में, एक पेज में पूरे ड्रामा का लिख दो या दो पेज में पूरे ड्रामा का लिख दो। स्टोरी लाइन है ना, कि ये स्टोरी ऐसे चलती है, यहाँ पर ये आता है, ये आता है, ये आता है, इसके बाद ये आता है, आपको पूरी स्टोरी याद हो जाएगी। समझ में आया? अब क्या करो, फॉर्म ऑफ द ड्रामा, थीम ऑफ द ड्रामा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टोरी लाइन आपने याद कर ली। अब देखो कि उस ड्रामा के अंदर, इस स्टोरी को आपने देखा, ड्रामा का हु वाज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ड्रामा, ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, प्रोटागनिस्ट, NIST, है ना। तो हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ, प्रोटैगनिस्ट होता है हीरो या हीरोइन, मतलब लीड एक्टर, है ना, कुछ भी हो सकता है। मैं हीरो हीरोइन नहीं लिख के, जो लीड एक्टर है वो लिख सकता हूँ, लीडिंग एक्टर, उसका जो एक्टर एक्ट्रेस कुछ भी कहो, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसको। एंटागनिस्ट कौन है, दूसरे जो लीडिंग कैरेक्टर, मतलब पांच छह कैरेक्टर ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनका कैरेक्टराइजेशन पूरा पढ़ो, कि उनको किस तरह से राइटर ने डेवलप किया है, उनकी क्या क्या क्वालिटीज है, इस कैरेक्टर की जो हीरो है उसकी क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, ये सारा आप नोट करो। समझ में आ रही बात?
तो पूरा आप ये करके पढ़ोगे तो आपके ज्यादातर समझ में तो आ ही जाएगा। फिर इसके बारे में जो गाइड मिलती है ना यूनिवर्सिटी में, जो जैसे मान लो बीए फर्स्ट ईयर में वो सेम ड्रामा था, तो बीए फर्स्ट ईयर की गाइड खरीदो, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें कैरेक्टराइजेशन अच्छे से दे रखा होता है, तो उस कैरेक्टराइजेशन को भी पढ़ लो, आपको उस ड्रामा को और समझने में सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। अब जो डायलॉग्स उसने बोले थे, बहुत इंपॉर्टेंट जो फेमस डायलॉग्स है वो थोड़े थोड़े याद कर लो। कुछ पंच लाइन्स बोली थी, कुछ डायलॉग्स बोले थे, वो किसने बोले, किस कॉन्टेक्स्ट में बोले, वो थोड़ा याद रखना, है ना, ये डायलॉग किसने कहा था। ओके। फिर उस ये ड्रामा किस थीम पे बेस्ड है, थीम अच्छे से याद करना। दूसरा, फॉर्म ऑफ द ड्रामा, फॉर्म पक्का याद करना। जैसे मान लो ये ड्रामा था, इस ड्रामा का फॉर्म है कॉमेडी, है ना, या ट्रेजेडी हो सकता है, कुछ भी हो। तो आपको क्या करना है, वो चाहे कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, या कोई और फॉर्म है, तो उस फॉर्म के बारे में भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कॉमेडी क्या होती है ना, व्हाट इज कॉमेडी, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज कॉमेडी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मैन मैन कॉमेडियंस कौन कौन है, दो चार कॉमेडी के और एग्जांपल्स करो। कॉमेडी की क्या विशेषता होती है, क्या है ना, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कॉमेडी की। अगर वो ट्रेजेडी है तो ट्रेजेडी के बारे में थोड़ा पढ़ो, टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी, मैन मैन ट्रेजिक ड्रामाज कौन कौन से हैं, या नोवेल कौन कौन से हैं। ड्रामा या नोवेल दोनों के लिए लगभग ये सेम चीज ही है ना, कैरेक्टराइजेशन नोवेल में भी होता है, तो नोवेल में भी आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, दोनों के लिए इक्वल है। अच्छा, फिर ड्रामा के अंदर क्या होता है पता है, जो राइटर है, जो कंपोज किया, जिसने उसको लिखा है, वो बहुत सारी ड्रामेटिक डिवाइसेस यूज करता है ना, जैसे आयरनी यूज करता है, soliloquy यूज करता है, असाइड यूज करता है ना। तो ये सारी चीजें आपको भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इन सब के बारे में जो भी ड्रामेटिक डिवाइसेस है, वो सब आप उनको अच्छे से समझो, इनकी डेफिनेशन भी समझो, और इनके एग्जाम्पल कहां पर इस ड्रामा के अंदर आयरनी का यूज हुआ है, इस सिचुएशन में कौन सी थी, असाइड कहां यूज हुआ है, सलिलक्वी कहां पर यूज हुआ है, ये सारी चीज आपको याद करनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखना। गॉट इट। ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, और कहाँ कहाँ सबसे बढ़िया सलिलक्वी यूज करने में एक्सपर्ट कौन था, असाइड यूज करने में सबसे एक्सपर्ट कौन सा राइटर था, ये सारी चीजें भी थोड़ा देखना, एग्जांपल्स देखना। आयरनी का मास्टर कौन था, इसमें कहाँ कहाँ पर आयरनी यूज हुआ है, पूरे ड्रामा में कहाँ कहाँ सलिलक्वी यूज हुआ है, कहाँ कहाँ असाइड यूज हुआ है, और भी दूसरी डिवाइसेस भी हैं, तो वो सब देखना अपना काम है। गॉट इट। समझ में है ना। तो ड्रामा में क्या क्या चीजें आपको तैयार करनी है वो मैंने बता दिया। अब आपको है, आपके जो एसेज होते हैं, दूसरे शॉर्ट स्टोरीज होती है, उन सब में क्या करना, मतलब जो प्रोज होता है आपका, है ना, प्रोज में ड्रामा नॉवेल्स भी हैं, लेकिन जो शॉर्ट प्रोज होता है, जैसे एसेज है, शॉर्ट स्टोरी जो है, शॉर्ट स्टोरी, इन सब को पढ़ोगे तो आपको क्या देखना है, कि एक तो ध्यान रखना सेम चीज, रीड ओरिजिनल टेक्स्ट। आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टोरी का या ऐसे का समरी पढ़ लिया। ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत से ऐसे सेंटेंस को कोट्स आ जाते हैं, कई बार कोटेशन आ जाते हैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट में ही मिलते हैं, तो वो भी ओरिजिनल पढ़ना, बार बार पढ़ना। अब मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या है, अगर ड्रामा है तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे, है ना, उस अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए उसने कौन से एग्जाम्पल्स दिए हैं, लास्ट में कंक्लूड कैसे किया है, कहां जाके कंक्लूड हुआ है, तो ये सारा आपको देखना है। स्टोरी है तो उसका नरेशन कैसा है, नरेशन, नरेशन की स्टाइल कैसी है, नोवेल में भी ये ध्यान रखना कि वो नरेशन है, या ड्रामा अगर ऐसे है तो वो परसुएसिव है क्या, है ना, उसकी स्टाइल कैसी है, परसुएड करते हुए, सामने वाले को प्रूव करते हुए अगर वो लिख रहा है तो परसुएसिव स्टाइल होगी, या सिंपली नरेट कर रहा है कोई चीज को, डिस्क्राइब कर रहा है। तो किस टाइप की स्टोरी है, किस टाइप का ड्रामा है, उसका टाइप थोड़ा देख लेना, उसके कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है ना, कौन सी बात कही थी, किस कॉन्टेक्स्ट में कही थी, तो आपको इसको पूरा सीक्वेंस, एक स्टोरी लाइन इसकी भी लिखना शॉर्ट में, ड्रामा के भी पूरा पैराग्राफ वाइज, इस पैराग्राफ में मेन बात ये थी, ये थी, ये थी, ऐसे।
डिफिकल्ट वर्ड्स कौन से यूज हुए हैं वो अलग से नोट करके उनका मीनिंग समझ लेना। कोटेशंस को मेमोराइज करना है, कौन से कोटेशंस थे, तो मेमोराइज कोट्स, तो वो ध्यान रखना। आपको कौन कौन से फेमस कोट्स है उसके जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो आपको मेमोराइज करने हैं। समझ में आई बात? तो ये चीज, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है, एक एक मिनट, हाँ, जो उस स्टोरी है, ड्रामा है, उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पूरी स्टोरी के बारे में शॉर्ट में नोट्स बना दिया। स्टोरी है तो इसमें भी कैरेक्टर्स होंगे, ध्यान रखना। स्टोरी के अंदर कैरेक्टराइजेशन होगा, इसके अंदर जैसे नोवेल में होता है वैसे ही स्टोरी के अंदर भी क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है कि कैरेक्टराइजेशन कैसे किया हुआ है। दूसरी चीज, इसमें भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आप पढ़ लेना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पढ़ लेना, तो स्टोरी को और अच्छे से समझ पाओगे। उस स्टोरी से रिलेटेड बहुत सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको गूगल पे मिल जाएंगे या गाइड्स में मिल जाएंगे, वो भी पढ़ना, जिससे कि उसके बाद आप आना एमसीक्यूज पे और पीवाईक्यूज पे, फिर प्रैक्टिस करना, और भी उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आप पढ़ लेना। अब लास्ट पार्ट आता है लिटरेरी टर्म्स, इसकी कैसे तैयारी करें। तो सबसे बढ़िया यही है कि जो आपकी पोएम्स जो जो सिलेबस में है, सबसे ज्यादा फोकस तो उन लिटरेरी टर्म्स पे देना कि किसी पोएम में कौन कौन से यूज हुए हैं, उनको अच्छे से तैयार करो, उनकी डेफिनेशन भी याद करो, उनका मीनिंग, उसके और एग्जांपल्स भी। पोएम्स के अंदर जो एग्जांपल है वो तो मस्ट है, वो तो याद करने ही करने हैं। अच्छा, उसके अलावा बहुत से लिटरेरी टर्म ऐसे जो आपकी प्रेस्क्राइब्ड पोएम्स के अंदर नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी याद करो। लिटरेरी टर्म्स खूब सारे होते हैं, आप चाहो तो आपकी जो कोई भी गाइड खरीद लेना, उसमें मिल जाएंगे खूब सारे, और मेरे हिसाब से वो एनफ होते हैं। आपको क्या करना है, एक लिटरेरी टर्म लिया, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स कुछ देखो, और आपकी प्रेस्क्राइब्ड पोएम के अंदर कहाँ कहाँ एग्जाम्पल, कितना देख लो, बहुत है। अच्छा, लिटरेरी टर्म के लिए आप चाहो तो एक एम एच अब्राहम की बुक आती है, ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, खरीद सकते हो, हालांकि मैंने खुद ने नहीं खरीदी, लेकिन मैंने देखी थी बाद में, अच्छी लगी मुझे। हालांकि मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए मैंने नहीं खरीदी थी, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अच्छा, इसमें भी मैं सिंपली एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत सारी गाइड्स एक साथ खरीद के मत रख लेना, सिर पे बोझ होगा वो, है ना। पहले थ्योरी करना, फिर एमसीक्यूज करना। तीसरी चीज, बीच में ब्रेक ले लेके पढ़ाई करना, जनरल ये स्ट्रेटजी है जो इसमें भी अपनानी है आपको। मेक योर ऑन स्केड्यूल, पढ़ाई का स्केड्यूल आपका खुद का होना चाहिए, अपना स्केड्यूल फॉलो करो, किसी और का टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जब बोर हो रहे हो तो उस समय सबसे इंटरेस्टिंग चीज को पढ़ो, जब एकदम फ्रेश फील कर रहे हो उस समय थोड़ा डिफिकल्ट वाला पॉइंट पढ़ो। ओके, हो सके तो किसी को एक स्टडी पार्टनर अपने साथ रखो, नहीं तो कोई बात नहीं, अकेले ही पढ़ो। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है आपको काफी हेल्प मिला होगा। फिर भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई योर कमेंट, है ना। और अगर कोई बड़ा रिप्लाई है तो आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट, है ना। उसका रिप्लाई करते हुए मैं वीडियो भी प्रिपेयर कर सकता हूँ। और कुछ चीज जानना होता है बताएं जरूर। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, है ना? मिलते हैं नए वीडियो के साथ।